दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक माइंड ब्लोइंग तमिल सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ, जिसमें शुरू से लेकर आखिरी तक सस्पेंस बरकरार रहता है और आखिर में जो तीसरा सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, वहाँ मूवी का क्लाइमेक्स पीक पर बोलता है। मूवी का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जबकि इसकी IMDb रेटिंग है 7.8। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मूवी की शुरुआत में ही हमें सत्या नाम के एक ACP को दिखाया जाता है। इस सत्या की फैमिली में उसकी बीवी और 2 बेटियां होती हैं, जिसमें से बड़ी बेटी फॉरेन में सेटल हो चुकी है, जबकि छोटी बेटी प्रीति यहाँ पर फिल्म मेकिंग का कोर्स कर रही होती है। आज जब सत्या अपने घर वापस आता है तो प्रीति घर पर मौजूद नहीं होती। अब रात हो चुकी थी, इसलिए वो फौरन प्रीति को कॉल करता है कि बेटा अभी तक तुम घर क्यों नहीं आई। तो प्रीति कहती है, पापा मैं कैब का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन अभी तक मुझे एक भी कैब नहीं मिली, इसलिए जल्दी से ऑटो लेकर आ जाऊंगी। आप तब तक खाना गर्म करके खा लेना और सो जाना। लेकिन सत्या उससे कहता है कि नहीं बेटा, तुम आ जाओ, हम दोनों तभी बैठकर साथ में खाएंगे। इसके बाद सत्या अपनी बीवी को कॉल करता है, जो कि उसकी बड़ी बेटी के पास अमेरिका उसका ख्याल रखने गई थी, क्योंकि बड़ी बेटी प्रेग्नेंट थी। अब सत्या यहाँ पर बात करते करते बिना खाना खाए ही सो जाता है, वो भी ये सोचकर कि प्रीति आएगी तो उसे खाने के लिए जगा लेगी। फिर जब सुबह होती है तो सत्या सोचता है कि शायद प्रीति ने सोचा होगा कि मैंने खाना खा लिया होगा, इसलिए उसने मुझे रात को नहीं जगाया। इस तरह से अब वो खुद अपने और प्रीति के लिए कॉफी बनाकर प्रीति के कमरे में जाता है, लेकिन शॉकिंगली वहाँ प्रीति कमरे में नहीं होती। इसके बाद वो जाकर वॉशरूम को चेक करता है तो वो वहाँ पर भी नहीं होती। इसके बाद वो उसके नंबर पर कॉल करता है तो उसका फोन भी स्विच ऑफ होता है। साथ ही जब वो अपने घर के CCTV को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि प्रीति तो रात को घर आई ही नहीं। इसके बाद सत्या फौरन अपनी ड्यूटी पर पहुंचता है और अपनी टीम को इन्फॉर्म करता है कि कल रात से प्रीति वापस नहीं आई है। ऊपर से उसका फोन भी बंद जा रहा है। कल रात उसे कैब नहीं मिली थी, इसीलिए वो ऑटो का वेट कर रही थी। इसलिए अब तुम लोग जल्दी से उसका लास्ट लोकेशन देखो, क्योंकि हो सकता है ज्यादा देर तक ऑटो ना मिलने की वजह से वो अपनी किसी फ्रेंड के पास रुक गई हो, लेकिन फोन बंद क्यों है ये समझ में नहीं आ रहा। इस तरह से कुछ पुलिस वाले प्रीति की लास्ट लोकेशन के बारे में पता करने लगते हैं और तभी अचानक पुलिस स्टेशन में कुछ लोग कंप्लेंट करने आते हैं। अब शॉकिंगली वो कंप्लेंट उसी एरिया से आती है जहाँ प्रीति का लास्ट लोकेशन था, तो इसीलिए अब पुलिस वाले फौरन उसी कॉलोनी में जाते हैं और कंप्लेंट की वजह पूछते हैं, जिस पर एक औरत पुलिस वालों से कहती है कि सर, हमारे घर के ऊपर विनायक नाम का लड़का किराए पर रहता है, जो कि रात को ऑटो चलाता है, लेकिन आज सुबह जब हमने उसका ऑटो देखा तो उसके ऑटो पर खून के धब्बे लगे थे। ऊपर से वो भी यहाँ पर नहीं है, इसलिए हमें थोड़ा शक हुआ तो आप लोगों को बुला लिया। अब ये सुनकर पुलिस वाले फौरन उस विनायक के घर में जाते हैं, जो फिलहाल लॉक होता है, लेकिन उन्हें उसके अंदर खून के धब्बे दिखते हैं। फिर फॉरेंसिक वाले वहां से सैंपल्स कलेक्ट करते हैं और इसी बीच एक इंस्पेक्टर ACP सत्या के पास आकर उसे कुछ चीजें दिखाता है जो उसी रूम से मिली थी। अब सत्या उन चीजों को देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि वो बिलोंगिंग्स उसकी बेटी प्रीति की थी, जिसमें शामिल था उसका फोन और ब्रेसलेट। ये देखकर सत्या बहुत ही डर जाता है, जबकि इंस्पेक्टर उसे दिलासा देता है कि सर घबराइए मत, प्रीति को कुछ नहीं हुआ होगा, अभी इस ब्लड सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी है। इसके बाद इंस्पेक्टर उस हाउस ओनर से विनायक के बारे में पूछता है कि वो क्या काम करता था और यहाँ उसके साथ में कौन रहता था जिससे उसकी अक्सर बात होती थी। तो वो औरत कहती है कि सर, दिन में वो मटन शॉप में काम करता है, जबकि रात में ऑटो चलाता है। साथ ही विनायक के रूम के बगल में कदीर नाम का लड़का रहता है, जिससे वो अक्सर बातें करता है। ये सुनकर अब पुलिस वाले सीधा कदीर के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने विनायक को आखिरी बार कब देखा था। तो कदीर कहता है, सर वो तो मुझे कल शाम को मिला था और उसने कहा था कि मेरी बीवी का कॉल आया है, इसलिए मैं अपने गांव जा रहा हूं। तभी इंस्पेक्टर नोटिस करता है कि कदीर के सिर पर एक ताजा चोट लगी हुई है, इसलिए वो उससे उसके बारे में पूछता है कि तुम्हारे सिर पर ये चोट कैसे लगी। तो कदीर कहता है कि सर, मैं फूड डिलीवरी बॉय हूँ। असल में कल काम के दौरान छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद मैंने हॉस्पिटल जाकर पट्टी बंधवाई थी। इसके बाद इंस्पेक्टर कहता है, तुम एक बार हमारे साथ स्टेशन चलो, कुछ बात करनी है। असल में पुलिस को शक हो चुका था कि ये कुछ ना कुछ जरूर छुपा रहा है, इसलिए वो कदीर को अपने साथ ले जाते हैं और तब तक ये पता करवाते हैं कि वो जो बोल रहा है वो सच है या नहीं। इस तरह से अब वो कदीर को स्टेशन ले जाकर पूछते हैं कि तुमने पट्टी किस हॉस्पिटल में बंधवाई और किस टाइम पर, साथ ही तुम्हारा गाँव कौन सा है। इसी बीच एक टीम हॉस्पिटल जाकर इंक्वायरी करती है कि कल कदीर आया था या नहीं। फिर उन्हें पता चलता है कि उसको सच में चोट लगी थी, जिसके बाद वो वहां आया था, लेकिन इंस्पेक्टर को इस बयान पर भी शक होता है, इसलिए वो CCTV चेक करने के लिए कहता है। उधर एक दूसरी टीम उसी मटन शॉप में जाकर पूछताछ करती है, जिसके बारे में उस औरत ने बताया था
कि विनायक वहाँ सुबह काम करता है। फिर वहाँ एक शख्स उनसे कहता है, सर आज विनायक काम पर नहीं आया, लेकिन ये उसका रोज का है, क्योंकि वो लड़कियों के पीछे पड़ा रहता है और हर लड़की को घूरता रहता है। इसी चक्कर में उसने अपनी बीवी गांव में छोड़ रखी है, जबकि खुद यहाँ पर अकेला रहता है। अब पुलिस वाले उससे कहते हैं कि ठीक है, लेकिन अगर विनायक आए तो फौरन हमें इन्फॉर्म करना। दूसरी तरफ कुछ पुलिस वाले हॉस्पिटल का सीसीटीवी चेक करते हैं, तो उससे भी कंफर्म हो जाता है कि कदीर ने सच कहा था, यानी उसने वहाँ पट्टी बंधवाई थी। इसलिए अब वो कदीर से कहते हैं कि तुम जा सकते हो, लेकिन अगर विनायक कॉल करे तो तुरंत हमें बताना। इधर सत्य अपनी बेटी को याद करके बहुत परेशान हो रहा होता है और अभी तक उसने ये बात अपने परिवार में किसी को भी बताई नहीं होती, क्योंकि उसकी बीवी और बड़ी बेटी को टेंशन हो जाती। खैर, अब उसी रात कंट्रोल रूम से खबर मिलती है कि अभी अभी किसी जगह पर विनायक का फोन स्विच ऑन हुआ है, जिससे वो लगातार कदीर को कॉल कर रहा है, लेकिन कदीर उसका फोन पिक नहीं कर रहा। इसीलिए अब पुलिस वाले यही बात सत्या को बताते हैं, जिसके बाद सत्या अपनी टीम से कहता है कि फौरन उस लोकेशन पर जाओ और विनायक को पकड़ो। इसी बीच रास्ते में वो इंस्पेक्टर कदीर को कॉल करता रहता है, लेकिन कदीर उसका कॉल भी पिक नहीं करता। लेकिन तभी कुछ पुलिस वाले कदीर को ढूंढ लेते हैं, जो कि अपनी जॉब पर था। फिर वो उससे पूछते हैं कि आखिर तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे? तो कदीर कहता है कि सर मैं ड्राइविंग पर था, इसलिए अगर डिलीवरी लेट हो जाती तो रेटिंग कम हो जाती। इसी चक्कर में मैं काम के समय पर्सनल कॉल्स नहीं लेता। इसके बाद पुलिस वाले कदीर का फोन चेक करते हैं, तो सच में उसको विनायक ने कॉल किया था। इसलिए वो लोग उससे कहते हैं कि अगली बार जब भी विनायक तुम्हें कॉल करे तो हमें बताना, क्योंकि देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो तुमसे मिलने की कोशिश करेगा। तो ये सुनकर कदीर कहता है कि ठीक है सर, मैं आपको बता दूंगा। फिर सुबह होने के बाद काफी सारे मीडिया वाले कमिश्नर को घेर कर सवाल करने लगते हैं कि सर सुना है एसीपी साहब की बेटी ही मिसिंग हो गई है, इसलिए अगर पुलिस अपने ही घर वालों की रक्षा नहीं कर पा रही तो पब्लिक की कैसे करेगी? तो कमिश्नर कहता है कि आखिर पुलिस वाले भी इंसान हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। क्रिमिनल कभी पहले से बताकर क्राइम नहीं करता, इसलिए हम अपना काम कर रहे हैं, जो भी होगा उसके बारे में जल्दी ही आपको अपडेट देंगे। दूसरी तरफ जब कदीर फूड डिलीवरी कर रहा होता है तो अचानक बाइक चलाते चलाते उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। उन आवाजों में कोई बोल रहा होता है, भैया मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अब इन आवाजों को सुनकर वो बहुत घबरा जाता है और अजीब तरह से बिहेव करते हुए सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। फिर अंदर जाकर वो पुलिस वालों से बच्चों जैसी आवाज में कहता है, अंकल मैंने एक लड़की को मार दिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये सुनकर वो पुलिस वाला शॉक्ड रह जाता है, जबकि वहाँ पास में बैठा एक रिपोर्टर उसकी ये बातें सुनकर फौरन बाकी मीडिया वालों को भी वहाँ पर बुला लेता है। इस तरह से अब कुछ ही देर में सारे मीडिया रिपोर्टर्स कदीर को घेर लेते हैं, लेकिन तभी पुलिस वाले वहाँ पहुंचकर बड़ी मुश्किल से कदीर को कमिश्नर के कैबिन में लेकर जाते हैं कि बताओ तुमने पुलिस वालों से क्या कहा? तो कदीर फिर से वही दोहराता है, अंकल मैंने एक लड़की को मार दिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर कमिश्नर पूछता है कि कौन सी लड़की, किसकी बात कर रहे हो? तो वो कहता है, किसको मारा ये तो याद नहीं, लेकिन अगर फोटो दिखाओगे तो पहचान लूंगा। इसके बाद कमिश्नर हाल फिलहाल में मिसिंग हुई लड़कियों की फोटोज उसे एक एक करके दिखाता है और इसी बीच जैसे ही प्रीति की फोटो उसके सामने आती है तो कदीर एकदम से उसे पहचान कर कहता है कि अंकल मैंने इसी लड़की को मारा है। अब ये देखते ही एसीपी सत्या अपने आपे से बाहर हो जाता है और कदीर को बुरी तरह से पीटने लगता है, लेकिन कमिश्नर उसे रोकता है कि सत्या मैं अभी इंक्वायरी कर रहा हूँ, प्लीज आप बाहर वेट करिए। फिर वो कदीर से कहता है, स्टार्टिंग से बताओ कि आखिर क्या हुआ था और उसको तुमने कैसे मारा। इस तरह से अब कदीर उसे सब बताने लगता है। हम देखते हैं कि कल रात जब वो अपना काम खत्म करके रूम पर जा रहा था तो तभी रास्ते में उसे प्रीति दिखाई दी। फिर प्रीति उससे लिफ्ट मांगती है कि भाई मैं काफी देर से खड़ी हूँ लेकिन कोई ऑटो या कैब नहीं मिल रही, इसलिए क्या प्लीज आप मुझे आगे तक छोड़ दोगे? तो ये सुनकर कदीर उसे अपनी बाइक पर बैठा लेता है आगे ड्रॉप करने के लिए, पर तभी रास्ते में अचानक एक ऑटो उनकी बाइक को ठोक देता है, जिससे वो दोनों गिर जाते हैं। इसी बीच प्रीति के सिर पर जोरदार चोट लगती है और वो बेहोश हो जाती है। इसलिए कदीर एकदम से घबराकर चोरी चुपके उसे अपने रूम के पास लेकर आता है और सोचता है कि शायद वो उसका कुछ इलाज वगैरह कर सके और उसके होश में आने का वेट कर सके। पर तभी उसे पता चलता है कि प्रीति तो पहले ही मर चुकी है और इस तरह से वो उस डेड बॉडी को देखकर एकदम से हिल जाता है। लेकिन तभी अचानक उसे कुछ होता है और वो अपने कपड़े उतारकर किसी मेंटली अनस्टेबल लड़के की तरह अजीब सी हरकतें करने लगता है और फिर इसके बाद वो एक बड़े चाकू को उठाकर प्रीति के टुकड़े टुकड़े कर देता है। साथ ही वो ये सब विनायक के रूम में जाकर करता है, यानी विनायक के रूम में जो ब्लड सैंपल्स फॉरेंसिक वालों को मिले थे वो दरअसल प्रीति के खून के ही थे। अब ये सुनकर सत्या फिर से काबू खो देता है और कदीर को मारने लगता है, पर तभी कमिश्नर उसे समझाता है कि कदीर शायद मेंटली डिस्टर्ब है
इसीलिए हमें इसकी परत तक पहुंचना होगा। फिर वो कदीर से पूछता है, क्या तुमने सिर्फ इसी लड़की को मारा या औरों को भी मारा था? तो कदीर कहता है कि अंकल, मैंने अपनी स्कूल टीचर शांति मैडम को भी मार दिया और उसकी लाश को उसी कब्रिस्तान में दफना दिया। इसके बाद मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड हरीश को भी मार दिया और उसकी लाश कॉलेज के पीछे दफना दी। इस तरह से वो उन दोनों जगहों की बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन भी बताता है। ये सुनकर कमिश्नर आदेश देता है कि कदीर ने जिन जिन के नाम लिए उनके घर वालों से इंक्वायरी करो और साथ ही उसके गांव जाकर भी इसके पेरेंट्स से भी बात करो। इस तरह अब एक टीम कदीर के गांव जाकर उसके माँ बाप को बताती है कि कदीर ने 3 मर्डर कबूल किए हैं। तो ये सुनते ही वो रोने लगते हैं कि नहीं, हमारा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, वो किसी को मार नहीं सकता। पर पुलिस कहती है कि आपके बेटे ने खुद इन कत्लों के बारे में कबूल किया है। उधर हम देखते हैं कि कॉलेज के पीछे खुदाई करने पर सचमुच में एक कंकाल मिलता है, जबकि दूसरी तरफ पुलिस कॉलेज के अंदर जाकर हरीश के बारे में पूछती है। अब लेक्चरर्स बताते हैं कि अरे सर, हरीश तो मरा ही नहीं, वो तो फॉरेन में सेटल है। आपको ये किसने बता दिया कि उसे किसी ने मार दिया? वहीं कुछ पुलिस वाले स्कूल जाकर शांति टीचर के बारे में पूछते हैं तो शॉकिंगली खुद शांति मैडम सामने आकर कहती है कि मैं ही शांति हूँ, बताइए क्या काम है? अब पुलिस वाले बताते हैं कि कदीर ने कहा था कि वो आपको मार चुका है, इसलिए हम आपके बारे में पूछताछ करने यहाँ आए थे। लेकिन अब टीचर उनसे कहती है कि ये क्या बात कर रहे हो, मैं तो जिंदा हूँ। दूसरी तरफ कब्रिस्तान में खुदाई करने पर वहाँ पुलिस वालों को एक कंकाल मिल जाता है और बाकी दूसरी जगहों पर भी जिनके बारे में कदीर ने बताया था। इसलिए ये सब देखकर पुलिस पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है कि जिनको कदीर ने मरा हुआ बताया वो सब तो जिंदा हैं, लेकिन जिस जिस लोकेशन पर खुदाई की वहाँ सच में कंकाल निकल रहे हैं। तो आखिर ये कैसे पॉसिबल है? अब इसी बीच एक पुलिस वाला कब्रिस्तान के केयरटेकर से पूछता है कि ये कंकाल किसका है, याद है? तो वो कहता है कि सर, यहाँ जहाँ भी खुदाई करो कोई ना कोई कंकाल तो मिलेगा ही, आखिर मुझे कैसे याद होगा कि ये किसका है? तो फिर थोड़ी देर बाद फॉरेंसिक डॉक्टर इंस्पेक्टर को कॉल करके बताता है कि कब्रिस्तान वाला कंकाल करीब 40 साल पुराना है। जिसके बाद इंस्पेक्टर ये बात सत्या को बताता है। आगे इंस्पेक्टर उससे कहता है कि सर, लगता है कदीर झूठ बोल रहा है और प्रीति को मारकर केस भटकाने के लिए बाकी कहानियां बना रहा है। पर सत्या कहता है कि जो भी हो, तुम अपनी इंक्वायरी जारी रखो और विनायक का फोन भी ट्रैक करते रहो, क्योंकि कदीर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, इसलिए हमें एक बार क्रॉस चेक करना ही पड़ेगा। वहीं अगले दिन पुलिस कदीर को कोर्ट में पेश करती है ताकि केस फॉर्मली क्लोज कर दिया जाए। लेकिन जैसे ही कदीर कोर्ट में आता है तो वो जज को देखकर एकदम से उसे अंकल अंकल कहकर बुलाने लगता है। ये देखकर जज गुस्से में कहता है, ये किस पागल को कोर्ट में लेकर आ गए हो? क्या इस पागल को फंसाकर केस को क्लोज करना चाहते हो? चलो पहले ढंग से इन्वेस्टिगेशन करो और असली कातिल को पेश करो। और इस तरह से कोर्ट कदीर के बयान पर भरोसा नहीं करता और कोई सख्त एक्शन भी नहीं लेता, जिससे ये साफ हो जाता है कि असली खेल अभी बाकी है। और इसी बीच सत्या की पत्नी वापस इंडिया लौटती है, जिसे देखकर सत्या टूट जाता है और उससे कहता है कि हमारी बेटी प्रीति अब इस दुनिया में नहीं रही। ये देखकर उसकी बीवी भी शॉक हो जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। और दोस्तों, यहीं आता है इस मूवी का पहला ट्विस्ट, जहां हम देखते हैं कि अचानक एसीपी सत्या के पास किसी शख्स का फोन आता है, जिसके बाद वो अपनी बीवी को लेकर फौरन एक हॉस्पिटल में पहुंचता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सत्या की बेटी प्रीति अभी भी जिंदा होती है और डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे होते हैं। फिर जब सत्या उस डॉक्टर से बात करता है तो वो डॉक्टर उसे बताती है कि प्रीति पिछले 1 हफ्ते से इसी हालत में है। और इसी बीच जब वो होश में आती है तो अचानक किसी चीज को देखकर घबरा जाती है और फिर से बेहोश हो जाती है। वो आगे कहती है कि प्रीति के हाथ पर गहरा जख्म था, जिससे बहुत ही ब्लड लॉस हुआ था और इसी वजह से वो अभी मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से कमजोर है, इसलिए आप लोग उससे ज्यादा पूछताछ मत करना। अब इसी बीच होश में आने पर प्रीति अपने माँ बाप को देखकर रो पड़ती है। फिर सत्या अपने इंस्पेक्टर से पूछता है कि क्या तुमने डॉक्टर के स्टाफ से बात की कि प्रीति इस हॉस्पिटल में कैसे आई? तो इंस्पेक्टर बताता है कि सर, उनका कहना है कि कुछ लड़के वाटर टैंक के पास क्रिकेट खेलने गए थे और वहीं पर प्रीति उन्हें बेहोश पड़ी मिली थी, जिसके बाद उन्होंने ही उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया और फिर पुलिस को इस बारे में खबर दी और फिर ये खबर आपको मिली। अब सत्या पूछता है कि उस विनायक का क्या स्टेटस है, क्या उसके बारे में कुछ पता चला? तो इंस्पेक्टर कहता है कि सर, विनायक तो अभी तक फरार है, लेकिन हम जल्दी ही उसे ढूंढ लेंगे। फिर कुछ दिनों के बाद कोर्ट में दोबारा सुनवाई शुरू होती है, जहां पुलिस कदीर के साथ साथ प्रीति को भी पेश करती है। अब जज कदीर से कहता है कि इस लड़की को ध्यान से देखकर बताओ कि क्या तुमने इसी को मारा था? तो कदीर कंफ्यूज होकर कहता है, हाँ, ठीक से याद तो नहीं, लेकिन लगता है ऐसी ही लड़की थी, शायद यही थी। फिर जज प्रीति से पूछता है, क्या कदीर ने तुम पर हमला किया था? तो प्रीति साफ कहती है, नहीं सर,
इसने तो उल्टा मेरी जान बचाई थी, और जिसने मुझ पर हमला किया था वो एक मिडिल एज का आदमी था, कोई यंग लड़का नहीं। इस तरह फिलहाल जज कंक्लूड करता है कि इस केस में कदीर का कोई हाथ नहीं है, और ऊपर से उसकी मानसिक हालत भी ठीक नहीं है, इसलिए पहले इसका इलाज होना चाहिए। साथ ही वो पुलिस से कहता है कि जल्दी से जल्दी आप लोग असली कातिल को पकड़िए, इससे पहले कि मेरा सब्र टूट जाए। इस तरह से वो कदीर बाइज्जत बरी हो जाता है। और फिर बाद में सत्या थोड़ा टाइम निकल जाने के बाद प्रीति को थाने बुलाकर पूछता है कि बेटा उस रात क्या हुआ था, क्या तुम हमें बता पाओगी? क्योंकि अगर तुम्हारे बयान से हमें कुछ हिंट मिली तो हम उस आदमी तक जल्दी ही पहुंच जाएंगे जिसने भी तुम्हारे साथ ये बर्ताव करने की कोशिश की। तो ये सुनकर प्रीति बताती है कि पापा, आपसे फोन पर बात करने के बाद मैं कैब और ऑटो का इंतजार कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर विनायक का ऑटो आया और मैंने उसको बुक किया, जिसके बाद मैं उसमें बैठ गई। अब फ्लैशबैक में हम देख पाते हैं कि रास्ते में विनायक का दिमाग चलने लगता है, जिसके बाद वो प्रीति को एक सुनसान जगह पर ले जाकर कहता है कि मैडम, मेरे ऑटो में थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा टाइम दीजिए, मैं अभी सही करता हूँ। इस तरह से अब वो पीछे जाकर लोहे की रॉड से उसके सिर पर वार करता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। फिर विनायक उसे अपने कमरे में ले जाकर चाकू दिखाते हुए उससे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि बस 2 मिनट का काम है, हम दोनों एंजॉय करेंगे, जिसके बाद मैं तुम्हें वहीं छोड़ दूंगा जहां तुम जा रही हो। तो दोस्तों, यहाँ हम समझ जाते हैं कि उस मटन की दुकान वाले आदमी ने सही कहा था। ये विनायक असल जिंदगी में औरतों और लड़कियों के पीछे पड़ा रहता है। खैर, अब प्रीति रोते हुए उससे मिन्नतें करती है कि भैया प्लीज मुझे छोड़ दो, इसके बदले मैं आपको पैसे दे दूंगी, पर प्लीज मुझे जाने दो। अब यही आवाज पास वाले रूम में कदीर तक पहुंच जाती है, जो अभी अभी काम खत्म करके अपने रूम में लौट रहा होता है। लेकिन अब वो उस आवाज को सुनकर फौरन विनायक के कमरे तक पहुंचता है और प्रीति की हालत को देखकर हक्का बक्का रह जाता है। इसके बाद वो विनायक से रिक्वेस्ट करता है कि भैया ये क्या कर रहे हो, इस लड़की को छोड़ दो। पर इतने में विनायक गुस्से में कदीर के सिर पर प्रहार कर देता है और फिर प्रीति पर चाकू से वार कर देता है, जिससे उसका हाथ बुरी तरह से कट जाता है और खून बहने से वो बेहोश हो जाती है। इस तरह से प्रेजेंट में प्रीति कहती है कि उसके बाद क्या हुआ उसे नहीं पता, क्योंकि जब उसने आंखें खोली तो खुद को हॉस्पिटल में पाया था। इसके बाद सत्या फिर से उस डॉक्टर से मिलता है जिसने कदीर का इलाज किया था। तो वो डॉक्टर उसे बताता है कि कदीर को बचपन से ही मानसिक समस्या थी, लेकिन उस दिन विनायक के साथ हुई हाथापाई में सिर पर लगी चोट से उसका वो डिसऑर्डर वापस से ट्रिगर हो गया होगा और इसके बाद वो दूसरी पर्सनैलिटी की तरह सोचने लगा कि जिन्हें वो नापसंद करता है वो उन्हें खुद ही मार चुका है। इसके बाद सत्या ये पूरी मेडिकल रिपोर्ट और फाइंडिंग्स कोर्ट में रखता है ताकि कदीर बेवजह पुलिस के साथ ना रहे। इस तरह अब जज साफ करता है कि कदीर का इस केस से सीधा लेना देना नहीं है और इस तरह से वो उसे औपचारिक रूप से बरी कर देता है। जिसके बाद ये फैसला सुनकर कदीर के माता पिता सत्या को बहुत ही धन्यवाद देने लगते हैं। उधर रात में विनायक प्रीति को फोन करके ताना मारता है कि लगता है तुम बहुत खुश हो जो तुम मेरे हाथों से बच गई, लेकिन इतनी जल्दी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और जल्दी ही मार डालूंगा। अब विनायक उस समय उसके घर के आसपास ही मौजूद होता है और फोन पर उसकी आवाज को सुनकर प्रीति फिर से डर से कांपने लगती है। तभी कंट्रोल रूम से सूचना आती है कि विनायक का फोन दोबारा ऑन हुआ है और उसने अभी अभी प्रीति को कॉल किया है। तो ये पता चलते ही सत्या फौरन वहां आकर प्रीति से पूछता है कि क्या उसने कॉल किया था बेटा। तो प्रीति रोते रोते हाँ कहती है और बताती है कि उसने फिर से जान से मारने की धमकी दी है। अब प्रीति की ये हालत देखकर उसकी माँ सत्या पर भड़क जाती है कि तुम कैसे पुलिस वाले हो, अपनी ही बेटी की रक्षा नहीं कर सके, यहाँ तक कि जिसने उसे मारने की कोशिश की तुम उसे भी अभी तक पकड़ नहीं सके। इस तरह से अब वो फैसला लेती है कि अपनी बेटी को यहाँ नहीं रखेगी और इस तरह से वो अगले ही दिन प्रीति को लेकर बड़ी बेटी के पास अमेरिका चली जाती है, जबकि प्रीति अंदर ही अंदर यहाँ से जाना नहीं चाहती थी क्योंकि उसके सपने और लक्ष्य कुछ और थे। खैर, अब सत्या अपनी टीम को हिदायत देता है कि विनायक के फोन को लगातार ट्रैक करते रहो और जैसे ही उसकी लोकेशन या एक्टिविटी की जरा सी भी अपडेट मिले तो तुरंत उसे इन्फॉर्म किया जाए। अब थोड़ी देर के बाद वो इंस्पेक्टर एसीपी सत्या को कॉल करके कहने लगता है कि सर, उस विनायक का फोन दोबारा ऑन हुआ है और एक लोकेशन भी ट्रेस हुई है। तो सत्या उससे कहता है कि मैं भी अभी इसी लोकेशन पर हूँ, आप लोग भी यहीं आ जाओ, तब तक मैं छानबीन करता हूँ। और दोस्तों, यहाँ आता है दूसरा खतरनाक ट्विस्ट, जहाँ हम देखते हैं कि असल में विनायक का फोन सत्या के पास ही होता है जिसे उसने अभी अभी ऑन किया था। इसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ हम देखते हैं कि जब सत्या अपनी बेटी प्रीति और बीवी को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जा रहा था तो वो कार में ही अपनी बेटी से कहता है कि वाह बेटा, तुम तो जबरदस्त एक्टिंग कर रही हो, आखिर फिल्म मेकिंग पढ़ रही हो तो एक्टिंग तो आती ही होगी। वो आगे कहता है कि चलो अब बहुत हुआ
मुझे साफ साफ बता दो कि तुमने और उस लड़के ने विनायक को क्यों मारा। आखिर तुम दोनों का मोटिव क्या था। ये सुनकर प्रीति के होश उड़ जाते हैं कि उसका भांडा फूट चुका है, इसलिए अब वो रोते हुए पूरा सच बताने लगती है। हम देखते हैं कि उस रात अपने पापा से फोन पर बात करने के बाद प्रीति असल में बाहर कैब ऑटो का इंतजार नहीं कर रही थी, बल्कि वहीं से उसने कदीर को कॉल करके बुलाया था ताकि वो उसे पिक कर सके। यानी यहीं पर पता चलता है कि प्रीति और कदीर रिलेशनशिप में हैं और अक्सर चुपके चुपके मिलते रहते हैं। खैर, अब कदीर बाइक से आता है और प्रीति को अपने रूम की तरफ लेकर जाता है। तभी रास्ते में प्रीति कहती है कि फौरन अपने रूम के पास ले चलो, मुझे टॉयलेट जाना है। तो इस तरह से कदीर प्रीति को चुपके से अपने रूम के कॉमन बाथरूम की तरफ लेकर जाता है। यानी वो बाथरूम कदीर और विनायक दोनों यूज करते थे। अब उसी वक्त विनायक अपने कमरे में होता है, जिसे अचानक एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, जो दरअसल प्रीति ही थी। इसलिए अब विनायक शक में बाहर निकलकर देखता है कि बाथरूम में कोई लड़की है, जिसके बाद वो फौरन अपना फोन निकालकर चोरी छुपे उसकी फोटो खींचने लगता है। लेकिन तभी प्रीति ये सब नोटिस कर लेती है और बाहर आकर विनायक पर टूट पड़ती है और उसे जोर जोर से डांटने लगती है। इतने में कदीर भी आकर कहता है कि भैया, ये आपने क्या कर दिया, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, चलो तुरंत सारे फोटोज डिलीट करो। लेकिन विनायक उल्टा उससे कहता है कि देखो कदीर, मैं हाउस ओनर को नहीं बताऊंगा और मैं भी आधे पैसे दूंगा, जिसके बाद हम दोनों इस लड़की के साथ मिलकर मजे करेंगे। पर यह सुनकर कदीर भड़क जाता है कि भैया, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ऐसी बातें मत करो, आप मुझे गलत समझ रहे हो। इस तरह से अब कदीर और प्रीति मिलकर विनायक का फोन छीनने की कोशिश करते हैं। पर तभी इसी हाथापाई में विनायक जोर से धक्का खाकर नीचे गिरते हुए सीधा फर्श से टकराता है और सिर्फ फूट जाने की वजह से वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद जब वो दोनों घबराकर उसका फोन चेक करते हैं तो देखते हैं कि कोई भी फोटो ठीक से खींच नहीं पाई थी। यानी सब फोटोज या तो धुंधले थे या फिर ब्लर थे। अब सामने पड़ी लाश को देखकर प्रीति और कदीर के होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद प्रीति फूट फूट कर रोती है कि गया हमारा करियर, सब खत्म हो गया, अब हम दोनों सीधा जेल जाएंगे। पर थोड़ी देर बाद कदीर खुद को संभालते हुए प्रीति से कहता है कि तुम रूम में जाओ, तब तक मैं इस बॉडी का इंतजाम करता हूँ, घबराओ नहीं। इस तरह से अब वो किचन से बड़ा चाकू लाकर विनायक की बॉडी के टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर देता है ताकि उसकी पहचान मुश्किल हो जाए। फिर वो वापस आकर प्रीति से कहता है कि अब तुम यहाँ से चली जाओ, बाकी मैं देख लूंगा। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि हम इस केस में बच पाएंगे। लेकिन प्रीति उससे कहती है कि ऐसे कैसे चली जाऊंगी, पहले हम दोनों मिलकर प्लान बनाएंगे और अगर तुमने ढंग से एक्टिंग की तो हमारा प्लान 100% वर्क करेगा। इस तरह से अब वो अपना पूरा गेम प्लान तैयार करती है, जिसके बाद वो सबसे पहले खुद ही कदीर के सर पर वार करती है ताकि चोट असली लगे और बाद में कहानी बिलीवेबल लगे। और इसके बाद वो खुद को भी हल्का फुल्का जख्मी करती है। साथ ही विनायक के खून को साफ करके अपनी कट लगी उंगली से खून बहाकर कमरे में और विनायक के ओंठों पर फैला देती है ताकि लगे कि विनायक ने ही उस पर हमला किया था। इधर कदीर विनायक के बॉडी पीसेस को बैग में भरकर नाले में किसी जगह पर फेंक आता है और फिर प्लान के हिसाब से वो हॉस्पिटल जाकर अपने सिर की मरहम पट्टी करवाता है ताकि मेडिकल रिपोर्ट भी सपोर्ट करे। इधर प्रीति खुद को विक्टिम दिखाने के लिए वही खून ऑटो पर और रास्ते में कुछ जगहों पर लगा देती है ताकि पुलिस को लगे कि विनायक ने उसे किडनैप करके कहीं ले जाने की कोशिश की थी। इसके बाद वो दोनों एक वाटर टैंक वाली लोकेशन चुनते हैं जहां प्लान के हिसाब से प्रीति लोगों को मिलेगी। इसलिए जब कुछ दिन के बाद पास में क्रिकेट खेलने आए लड़कों को प्रीति वहां बेहोशी की एक्टिंग करते हुए दिखती है तो वो फौरन उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और यहीं से पुलिस केस बन जाता है कि विनायक मिसिंग है और प्रीति विक्टिम है। खैर, अब प्रीति ये सब बातें अपने पापा को बताकर कहती है कि पापा, हम दोनों ने जानबूझकर उसे नहीं मारा, वो गलती से गिरा और मर गया, हमने तो बस खुद को बचाने के लिए ये सब किया। तभी सत्या उसे शांत करते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। असल में सत्या को इस केस में शुरू से ही कुछ लूप होल दिख रहे थे, क्योंकि पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक डिटेल्स से उसे पता चला था कि विनायक लेफ्ट हैंडेड था, जबकि प्रीति के जख्म राइट हैंड से किए हुए लग रहे थे। इस तरह कॉल लॉग्स से भी उसे क्लियर हो गया था कि विनायक के फोन से प्रीति ने खुद अपनी लोकेशन सेट की थी। इसलिए एयरपोर्ट तक ड्रॉप करते हुए ही सत्या प्रीति से विनायक का फोन लेकर रख लेता है। फिर प्रेजेंट टाइम में वही फोन उसके पास होता है, जिसके बाद वो ऊपर रिपोर्ट करता है कि फोन तो मिला है लेकिन वो आदमी नहीं। इसलिए लगता है कि वो दूर कहीं फरार हो चुका है। वो ऐसा इसीलिए करता है ताकि ऑफिशियल रिकॉर्ड में विनायक को ही भगोड़ा दिखाया जा सके और केस को प्रैक्टिकली वहीं पर क्लोज कर दिया जाए। उधर हम देखते हैं कि कदीर अपने गांव में पागल बनने का नाटक कर रहा था, जबकि उसके माँ बाप परेशान रहते हैं कि पता नहीं हमारा बेटा कब ठीक होगा, जबकि वो अंदर से जानता था कि ये सब उसका नाटक है ताकि पुलिस या समाज उसे दोबारा टारगेट ना करे। अब इसी बीच प्रीति कदीर को मैसेज करती है कि अब सारा मामला सुलझ चुका है, आई मिस यू, रात को कॉल करूंगी।
तभी कदीर भी खुश होकर उससे चैट करने लगता है, जैसे उनकी नई जिंदगी शुरू होने वाली हो। लेकिन दोस्तों, मूवी यहाँ पर खत्म नहीं होती, क्योंकि यहाँ आता है इस मूवी का तीसरा और सबसे बड़ा ट्विस्ट। हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद कदीर को एक अनजान नंबर से कॉल आता है, जहाँ दूसरी तरफ से जो आवाज आती है वो बिल्कुल विनायक जैसी होती है। और अब उस आवाज को सुनकर कदीर के होश उड़ जाते हैं, साथ ही उसका फोन उसके हाथ से छूटने लगता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है, यानी इसकी कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई और इसका दूसरा पार्ट भी आएगा। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली ऐसी ही वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।